गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज 17 सितंबर 2024 मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का जो विषय है वह है एकीकृत जो 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है बिहार लोक सेवा आयोग, जो सिविल सेवा परीक्षा है, उसकी जो पाठ्यक्रम है, उसकी जो रणनीति है, उसके बारे में एक सामान्य परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो फिलहाल 17 नवंबर 2024 है। जो संभावित तिथि है वो 17 नवंबर 2024 है। इस तिथि को थोड़ा एडवांस किया गया है क्योंकि पहले जो तिथि बताई गई थी वो 30 सितंबर 2024 है। इसके पीछे संभवतः एक मसला है जो हम लोग प्रायः सुनते हैं, उसका नाम है आरक्षण। इस बात की अटकलबाजी लगाई जा रही है कि आरक्षण के नए मापदंड, नया जो पैमाना है, उस पैमाने के आधार पर चूँकि उसका समायोजन नहीं किया गया है, उसमें स्थिति बहुत साफ नहीं है, तो ऐसी अटकलबाजी है कि संभवतः उसी को आधार मानते हुए एक परीक्षा की जो पुरानी तिथि थी जो 30 सितंबर 2024 है, उस तिथि को एडवांस किया गया है। तो अब जो नई तिथि है, जो टेंटेटिव है, संभावित है, वो 17 नवंबर 2024 है। यह बिहार के एस्पिरेंट्स के लिए जो मेधावी हैं, प्रतिभाशाली हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। ये एक जॉब नहीं है, ये कैरियर है। और इसके माध्यम से जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उनकी जो सामाजिक आर्थिक जो विकास की जो योजनाएं हैं, उसको प्रत्यक्ष तौर पे लागू करने के लिए जो संबंधित पदाधिकारी है वो जिम्मेवार है। वैसे जो सिविल सेवा है उसका वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। एक है संघ के स्तर पे, जो संघीय लोक सेवा आयोग है, जो 3 स्तरीय परीक्षा लेती है। उसके आधार पे जो संघ सरकार के द्वारा जो 2 पदाधिकारी हैं जो राज्यों में भेजे जाते हैं, जिनको स्टेट कैडर कहते हैं, उसमें हम लोग IAS और IPS का नाम जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग है, उस प्रांतीय लोक सेवा आयोग के द्वारा जो गैजेटेड ऑफिसर हैं, जिनको क्लास 2 गैजेटेड का नाम दिया जाता है, उसकी जो अपॉइंटमेंट है, उसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर है, वो तय करने का काम हर स्टेट में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो तय करती है। तो इसके बारे में हम लोग को एक परिचय, एक समझ बनानी है। और सिविल सेवा का थोड़ा सा इतिहास के बारे में आपको जानकारी देनी है, क्योंकि जो सिविल सेवा है, 2 प्रकार की सेवाएं होती है वैसे ब्रॉडली। एक है सिविल सेवा, दूसरा है सैन्य सेवा। जिन लोगों को थोड़ी बैकग्राउंड की जानकारी देना आवश्यक है, क्योंकि वैसे अभ्यर्थी भी हो सकते हैं जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई परिचय नहीं है। हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है और हमारे देश के इतिहास में जो सिविल सेवा है, दरअसल वो जो ब्रिटिश काल में जो भारत था उसके दरमियान ये विकसित हुआ है। 2 अलग अलग स्तरों पे सिविल सेवा का विकास हुआ है, एक ब्रिटिश भारत में और दूसरा स्वतंत्र भारत में। सिविल सेवा का इतिहास ब्रिटिश भारत में विकसित किया गया। उससे पहले जो सरकारी पदाधिकारी थे, जिनको हम कहते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में किस प्रकार के गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किस प्रकार के गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, उस समय राज्य का जो स्वरूप था वो सैनिक था, मिलिट्री था। तो सैनिक तंत्र में क्या होता है कि जो सेना है और सेना के जो पदाधिकारी हैं, उनका जो रिक्रूटमेंट है, उनकी जो नियुक्ति होगी, उसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यह व्यवस्था पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में है, क्योंकि सबसे पहले जो स्टैंडिंग आर्मी का जो कॉन्सेप्ट आया, स्थायी सेना का जो कॉन्सेप्ट आया, वो बिंबिसार ने दिया था। इसका मतलब है कि जो सैन्य पदाधिकारी है उसकी जो अपॉइंटमेंट की गई, उसकी जो नियुक्ति करने का एक पैटर्न विकसित किया गया राज्य के खर्च पर, वो प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले महाजनपद काल में जो मगध साम्राज्य था, उसके जो पहले शासक थे, जिसने एक वंश को रिप्रेजेंट किया, हरेंग वंश, वो बिंबिसार थे। उसके बाद जो जो हमारा मगध है, जो हमारा बिहार है, उसका जो प्रतिनिधित्व किया गया, एक बहुत बड़ा राजवंश था जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य और मौर्य राजवंश। कहा भी जाता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके ऊपर शासन करने वाला जो पहला साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य था। तो पहली बार इस देश के इतिहास में बड़े पैमाने पे और बड़ी संख्या में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी तंत्र है, जो नौकरशाही तंत्र है, वो ऐसा नहीं कि हमने किसी दूसरे देश से बोरो किया। हमने ना चाइना से बोरो किया, ना फ्रांस से बोरो किया, ना ब्रिटेन से बोरो किया। क्योंकि अभी जो इस नौकरशाही व्यवस्था की हम लोग बात करेंगे वो बोरोड है, हमने कहीं से आयात किया हुआ। ये हमारी अपनी सिस्टम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो अपना सिस्टम था
वो सिस्टम उत्तर वैदिक काल से हमने उसको विकसित किया, जो प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड है। लेकिन सबसे बड़ा जो व्यापक नौकरशाही और व्यापक अधिकारी तंत्र का उल्लेख करते हैं वो मौर्य काल था। मौर्य काल के बाद भी वो परंपरा क्रमशः जारी रही। उसके बाद जो अगला साम्राज्य दरअसल भारतीय इतिहास में आता है, प्राचीन भारत के इतिहास में आता है, वो गुप्त काल है। उसके बाद इतिहास में परिवर्तन होता है, चूँकि इतिहास परिवर्तनों का एक विषय है, एक लेखा जोखा है। पूरे के पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, चाहे वो उत्तर भारत में हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे वो पश्चिम भारत हो, चाहे वो पूर्वी भारत हो, हर जगह अधिकारियों का कोई ना कोई समूह था। लेकिन वो जो अधिकारी थे उनको हम सिविल सेवा का अधिकारी नहीं कह सकते, क्योंकि सिविल सेवा के अधिकारी तब होंगे जब सिविल सोसाइटी का महत्व होगा, जब नागरिक समाज का महत्व होगा, तभी नागरिक सेवा के अधिकारी होंगे। और नागरिक समाज का जो महत्व है वो वास्तविक तौर पे सबसे पहले स्वतंत्र भारत में आया। लेकिन जो ब्रिटिश भारत है उसमें जो नागरिक समाज है, क्योंकि उन्होंने बोरो किया अपने देश से, तो ब्रिटेन में जो नागरिक समाज है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ। वहाँ से ऑफिशियल्स को या ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट का कोई ना कोई प्रोसेस जो है उन्होंने जो वहाँ सीखा था उसको भारत में सीधे तौर पे स्थापित किया। इसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिहार लोक सेवा आयोग के जो पाठ्यक्रम है, जो रणनीति है, विज्ञापन 1-2 दिन में आने वाला है, उसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे जब विज्ञापन आएगा। और उससे पहले चूँकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती, जब भी कोई वैकेंसी आती है, कोई विज्ञापन आता है, वो सीधे फॉर्म भरते हैं बिना इसको ये जाने हुए कि विज्ञापन क्या है, ये पद क्या है, पद के दायित्व क्या है, पद की जिम्मेवारियाँ क्या है, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती। वो फॉर्म को फिलअप करते हैं और फॉर्म को फिलअप करने के साथ उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करना होता है। तो वैज्ञानिक तरीके से वो प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये जो वीडियो है, ये जो क्लास मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, दरअसल इसी का एक मुहिम है, इसी का एक गंभीर प्रयास है। तो जो सिविल सेवा का इतिहास है वो ब्रिटिश भारत में विकसित हुआ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ में जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसकी जो सिविल सेवा परीक्षा है, और जो सिविल सेवा परीक्षा आपकी 2024 में भी आयोजित की जाएगी, जिसका नाम है 70वीं, उसके बारे में भी हम लोग कहीं ना कहीं परिचय को प्राप्त करेंगे। ये इस जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य है, उसका मुख्य प्रतिपाद्य है। आइए हम लोग आगे चलें, क्योंकि हमने अभी भी कहा कि जो सिविल सेवा का विकास हुआ है 2 अलग अलग खंडों में, 2 अलग अलग भाग में, 2 अलग अलग दौर में। एक दौर अंग्रेजों का दौर है, क्योंकि 1757 ईस्वी से 1947 तक भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा है। ये सामने आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो किसी और का नहीं बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। कहा भी जाता है कि कॉर्नवालिस एक ऐसा शख्सियत था जो अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम में, कहा भी जाता है कि कॉर्नवालिस एक ऐसा शख्सियत था जो अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम में जिसकी पराजय हुई थी, जिसकी हार हुई थी, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ब्रिटिश भारत में जो सिविल सेवा का जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो दूसरा व्यक्तित्व है जिसने सिविल सेवा के इतिहास को एक सिस्टमेटिक पैटर्न को देने का प्रयास किया, हालांकि वह असफल रहा, क्योंकि बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है, वो लॉर्ड वेलेस्ली है। तो 2 फोटोग्राफ आप निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली। इस दोनों में जो सिविल सेवा को विकसित करने की जिसकी जिम्मेवारी थी, जिसने एक सिस्टमेटिक पैटर्न को विकसित करने का हर संभव प्रयास किया, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का पिता भी कहा जाता है, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और दूसरे के बारे में मैंने अभी अभी बताया, उसने जो सिविल सेवा पदाधिकारी थे, जो बिल्कुल यंग होते थे, युवा होते थे, जिनके पास किसी प्रकार की न कोई ट्रेनिंग थी, न उनके पास कोई अनुभव होता था, वो बिल्कुल हजारों मील दूर एक ऐसे देश में जिस देश के समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो ऐसे युवा अधिकारी को भारत में नियुक्ति देती थी। तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली साहब ने कुछ काम किया। ये और बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो नाखुश हो गए, उसकी वजह से जो ट्रेनिंग सेंटर कोलकाता में खोला गया था उसको बंद कर दिया गया। उसकी जानकारी भी हम प्राप्त करेंगे इस स्लाइड के अंतर्गत। और जब स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो भारत के विस्मार के नाम से और लौह पुरुष के नाम से चर्चित हैं, जिनका भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान है, और कहा जाता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मूल अधिकार है, उसको इंसर्ट करने का काम, उसको लाने का काम
ऐसा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी सरदार पटेल की। जब आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक महान व्यक्तित्व, एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने न केवल देश के स्वाधीनता संग्राम में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, बल्कि स्वाधीनता के बाद इस देश के सामने स्वतंत्र भारत में जो चुनौतियां थी, उस चुनौतियों का हर संभव सामना किया। और सबसे बड़ी चुनौती थी जो देसी रियासत है उनका भारत के साथ एकीकरण, और एकीकरण की प्रक्रिया इतनी सूझबूझ करके संपादित की गई, संचालित किया गया, जिस कारण से इनको भारत का विस्मारक भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास के अंतर्गत जो सिविल सेवा का इतिहास है उसमें इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। तो तीन व्यक्तित्व को एक सामान्य तौर पे आपको बता दिया गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये भी है, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव ये भी है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारा एक नया वीडियो, अगला वीडियो होगा, उस वीडियो में हम कुछ MCQs लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हम लेंगे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उस प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करेंगे। वो क्विज के तौर पे होगा, वो प्रश्न अभ्यास के तौर पे होगा। तो उससे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, उस टॉपिक को भी आपको कंप्लीट करने में थोड़ी आसानी होगी, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि किसी भी विषय में सबसे पहले अभिरुचि आनी चाहिए। बाकी संसाधन तो उपलब्ध होते हैं, उन संसाधनों को आप अच्छे ढंग से अध्ययन मनन करें। यही इस क्लास का, इस टॉपिक का बताने का, वीडियो देने का ये मुख्य उद्देश्य है। आइए हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें, जिसको शुद्ध हिंदी में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहते हैं। अभी हमने कहा कि ब्रिटिश भारत में जो भारतीय सिविल सेवा का पिता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पे इन्होंने काम किया, जो बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, और जिनके कंट्रोल में न केवल बंगाल था बल्कि दो अन्य क्षेत्र भी थे, जिसका नाम है बंबई और मद्रास। इनका कार्यकाल था 1786 से 1793 के बीच। इनका जो कार्यकाल था 1786 से 1793 के बीच। स्वतंत्र भारत में जब भारतीय सिविल सेवा के पिता की बात करते हैं, जो मैंने अभी कहा है, जब इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करेंगे, भारतीय सिविल सेवा के पिता की बात करेंगे, तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो नेहरू कैबिनेट में बनाया गया था, वो पद इनको सुशोभित किया गया। अब इन्होंने पद को सुशोभित किया या पद ने इनको सुशोभित किया, यह विवाद का विषय। कई बार कोई पद भी सम्मानित होता है किसी महान व्यक्तित्व के आसीन होने पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पद है, जो भूमिका है, वो इस महान व्यक्तित्व के कारण निश्चित तौर पर उसकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई, जहां तक मैं समझता हूं। अब चूंकि कॉर्नवालिस साहब की बात हो गई, तो मैंने अभी कहा कि लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। ये भी बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उनका कार्यकाल था 1798 से 1805। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कोशिश किया कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए जो अधिकारी थे, जो यंग थे, जो अनुभवहीन थे, जिनको भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसके लिए उन्होंने वर्ष 1800 ईस्वी में कलकत्ता में एक इंस्टीट्यूशन खोला था, जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, जो कलकत्ता में खोला गया था, वो दरअसल एक ट्रेनिंग सेंटर था। कालांतर में इसको बंद कर दिया गया, 1802 में इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली साहब को कहा कि किसको ट्रेनिंग देना है, कैसा ट्रेनिंग देना है, ये जिम्मेवारी हमारी है। आपको वहाँ काम करने के लिए भेजा गया है, आप अपनी ड्यूटी को समझिए, कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ना लाए। कंपनी के अधिकारी इनसे नाराज हो गए। अंत में इन्होंने 1802 में बंद कर दिया। आगे इतिहास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आगे क्या हुआ। इंग्लैंड के हैलीबरी में 1806 में एक इंस्टीट्यूशन खोला गया, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कॉलेज। क्योंकि जो यंग ऑफिसर्स थे, जिनको रिक्रूट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उनको ट्रेनिंग देने का काम यही किया गया 1806 में। ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके द्वारा भारत में जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, उसको ट्रेनिंग देने का काम यही सेंटर किया। लेकिन सिंस 1806, ये 1806 के बाद की बात है। अब ये व्यक्ति की भूमिका समाप्त हो गई, इंस्टीट्यूशन की भूमिका समाप्त हो गई, क्योंकि अब जो भूमिका है दरअसल वो कानून की भूमिका है, वो लॉ है, स्टैट्यूट्स है, वो कानून है। और जो कानून था, जिस कानून के माध्यम से इंडिया में जो सिविल सर्विसेज थे, ब्रिटिश इंडिया में जो सिविल सर्वेंट थे,
उनके पैटर्न को कैसे ठीक किया गया, उनका रिक्रूटमेंट का पैटर्न क्या था, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में जो सबसे पहला कानून था वो 1833 का चार्टर एक्ट। इसकी एक महत्वपूर्ण धारा थी, उसका नाम है धारा 87। काफी महत्वपूर्ण धारा है, सेक्शन 87। इसमें कहा गया था कि जाति, धर्म, वर्ण आदि के आधार पर सरकारी चयन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इसी का इक्विवेलेंट अगर भारतीय संविधान की बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है आर्टिकल 16, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो सार्वजनिक नियोजन है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भेदभाव अगर किया भी जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव। तो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करेंगे तो आर्टिकल 16 की चर्चा करेंगे, लेकिन जो गंभीर अभ्यर्थी हैं स्वयं के स्तर से ये निश्चित तौर पर देखें कि आर्टिकल 16 में क्या कहा गया। इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के बाद एक नया कानून फिर से आया जिसको कहते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें यह कहा गया, ये पहला ऐसा कानून था जिसमें यह कहा गया कि जो ब्रिटिश पदाधिकारी हैं, सिविल सर्वेंट हैं, उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा का चयन हो, प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा। इस कानून की भारत में जो सिविल सेवा थे उनके अधिकारियों की नियुक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कदम था, बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी, माइलस्टोन का काम किया। जिसने कहा कि भाई ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा। इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अवधारणा देने वाला जो पहला कानून है वो 1853 का चार्टर एक्ट है। इसी के अनुरूप, इसी के प्रावधान को पूरा करने के लिए 1854 में 1854 में उस समय हमारे यहाँ जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उस समय गवर्नर जनरल का नाम बंगाल का नहीं होता था, वो भारत का गवर्नर जनरल था। क्योंकि 1833 का चार्टर एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें यह कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसी ने बंगाल के गवर्नर जनरल का नॉमेनक्लेचर किया था, नामकरण किया था। तो कहा गया कि 1773 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, दरअसल 1833 के चार्टर एक्ट में भारत का गवर्नर जनरल हो गया। 1854 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था, हम लोग पढ़ते भी हैं, लॉर्ड डलहौजी साहब। इसी लॉर्ड डलहौजी साहब के कार्यकाल में, जिनका कार्यकाल 1848 से 1856 था, मेकाले साहब थे, लॉर्ड मेकाले थे। इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इनके 3 कंट्रीब्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन है इंडियन सोसाइटी में, जो भारतीय समाज है, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें जो मॉडर्न लॉ है, आधुनिक कानून है, उसको कैसे डेवलप किया जाए, मॉडर्न लेजिस्लेशन को कैसे बनाया जाए, जो मैन मेड लॉ है उसको समाप्त किया जाए, इंसान के द्वारा बनाया गया कानून को बंद किया जाए, और लेजिस्लेटिव बॉडी का जो कंसेप्ट है वो दरअसल इन्होंने लाया। इस लॉ कमीशन की बात आजकल हम लोग करते हैं स्वतंत्र भारत में, लॉ कमीशन, दरअसल लॉ कमीशन को स्थापित करने का काम मेकाले साहब ने किया। दूसरा मेकाले साहब का कंट्रीब्यूशन है जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ब्रिटिश भारत में हमारे लिए जो परंपरागत शिक्षा की प्रणाली थी, उस प्रणाली को आधुनिक करने का काम मेकाले साहब ने किया, जिसको कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा। जो आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन बात इंग्लिश है, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। ये हमारे लॉर्ड मेकाले साहब का। अब अभी जो अंग्रेजी एजुकेशन जो हमारा चल रहा है, माता पिता अपने बच्चों को ठेल ठेल करके जो भेज रहे हैं कि जाओ कुछ अंग्रेजी बोलो, कुछ अंग्रेजी मेमोराइज करो, आश्चर्य की बात है। लेकिन फिर भी हमारी शिक्षा व्यवस्था यही है कि हम लोगों ने भाषा को भी रटना शुरू कर दिया। किसी भी भाषा को अगर समृद्ध करना है तो उसके लिए उससे संबंधित जो साहित्य है उसका अध्ययन मनन किया जाना आवश्यक है। लेकिन साहित्य के बिना भाषा को सीखना, समझना, ये अपने आप में मुझे लगता है कि यह कृत्रिम स्थिति है, लेकिन इसका अनुपालन किया जा रहा है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में। दरअसल लॉर्ड मेकाले साहब ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया। और मेकाले साहब का तीसरा भी कंट्रीब्यूशन है, बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है। इस देश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, प्रशासन में की जो व्यवस्था थी, उसमें पहला कमेटी लॉर्ड मेकाले साहब का था। लॉर्ड मेकाले के नेतृत्व में ही पहली कमेटी बनी थी। उस समय कहा गया कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी साहब। ये ब्रिटिश भारत में कैसे कैसे विकसित हुआ उसकी जानकारी आप तक प्रस्तुत की जा रही है। अब है प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन। ये जो खुली प्रतियोगिता परीक्षा हुई वो सबसे पहले कहाँ हुई, उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो सबसे पहले जो आयोजन किया गया वो भारत से हजारों मील दूर, उसका नाम है लंदन, और ईयर है 1855, 1855। ये लंदन में आयोजित किया गया। काफ़ी टफ था, लैटिन और ग्रीक विषय थे, ऐसा नहीं कि आजकल के विषय है। कोई भी अभ्यर्थी
जो औसत प्रतिभा का धनी है, वो अगर सही ढंग से वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन मनन करे, एक पैटर्न को फॉलो करे, तो सिविल सेवा की परीक्षा पास करना कोई बहुत दुरूह प्रक्रिया नहीं है। उस समय प्रतियोगिता परीक्षा पास करना निश्चित तौर पर काफी टफ था, काफी मुश्किल था, काफी जटिल था, लेकिन असंभव नहीं था, क्योंकि इसको क्रैक करने का काम किसी और ने नहीं बल्कि जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब हैं, जो एशिया के पहले व्यक्तित्व हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनके जो बड़े भाई साहब थे जिनका नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर है, उनको ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा में सफल 1863 को हुए थे, 1863 में, लेकिन 1864 में वहां से रिटर्न होकर आए थे बतौर भारतीय सिविल सेवा के पदाधिकारी। तो ये आप समझ गए कि इवन दो 1855 में ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शुरू हुआ, प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में होती थी, तैयारी लंदन में जाके करना होता था, लेकिन बंगाल के ही एक परिवार है टैगोर परिवार, जो ब्रह्म समाजी थे, पूरा का पूरा परिवार ब्रह्म समाजी था, उसमें ये प्रतिभाशाली सत्येंद्रनाथ टैगोर हुए हैं, जिन्होंने 1863 में जो परीक्षा हुई उस परीक्षा को उन्होंने क्रैक किया। 1864 में फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर बने, इंडियन सिविल सर्विसेज जो आईसीएस ऑफिसर बने इंडियन, जो हमारे उस समय सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन फर्स्ट इंडियन पर्सन थे जिन्होंने इस परीक्षा को क्रैक किया सफलतापूर्वक। उस समय जो आयु सीमा थी, मैक्सिमम एज था 23 और मिनिमम एज था 18। आजकल तो अपर एज भी बढ़िया है, प्रांतीय लोक सेवाओं में देखेंगे अपर एज भी बढ़िया है, लोअर एज भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि आपको 18 साल में ही अधिकारी संवर्ग में नौकरी मिलनी है। कर्मचारी के लिए नौकरी की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष हो सकती है, लेकिन अधिकारी के लिए मिनिमम 21 है, 21 भी है, 22 भी है। पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर, बड़े उल्लेखनीय, बड़े प्रख्यात ब्रह्म समाजी थे। हमने अभी अभी कहा कि 1854 में लॉर्ड बेकाले साहब के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, जिसने ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर के एक पॉजिटिव नजरिया अपनाया। इसी कड़ी में हम लोग दूसरे आयोग की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है अचिंसन आयोग। ये जो अचिंसन आयोग है, उसका जो गठन हुआ था 1886 में, 1886 में। उस समय जो वायसराय थे, क्योंकि उस समय भारत के गवर्नर जनरल का नाम चेंज हो गया, वायसराय हो गया। 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1858 में 1858 में ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका समाप्त हो गई और ब्रिटेन के महारानी ने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम यहाँ की एम्पायर हैं, यहाँ की एम्प्रेस है, और प्रत्यक्ष तौर पे ब्रिटेन ने अपने कंट्रोल में भारत का क्षेत्र ले लिया। तो जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नामकरण बदल गया, वो वायसराय के नाम से चर्चित हुआ। उस समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन साहब। अचिंसन के बाद कुछ और कमेटी बनी, जिसमें कि 1912 में बना आर्लिंगटन कमीशन और 1924 बना ली कमीशन, जिसने सिविल सेवा सुधार की बात कही। ये आपको जानकारी दे दिया जाए कि पहला ऐसा कानून भारत शासन अधिनियम 1919 था, जिसमें पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन का सुझाव दिया गया था। पहली बार, फर्स्ट टाइम इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सजेशन दिया गया था, उसको कहते हैं लीगल बैकिंग, जो कानूनी समर्थन दिया गया, वो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम लोग मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। 1922 में पहली बार, 1922 में पहली बार जो प्रतियोगिता परीक्षा जिसका आयोजन लंदन में किया जाता था, पहली बार भारत में किया गया। और शुरू में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन इलाहाबाद में होता था, बाद में वो ट्रांसफर होकर दिल्ली चला गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि लंदन में बंद हो गया, बट लंदन के साथ साथ भारत में आयोजन किया गया। सबसे पहला शहर इलाहाबाद था, बाद में वो शहर परिवर्तित होकर दिल्ली चला गया। अब तो देश के जितने भी राज्य हैं या महत्वपूर्ण शहर है, वहां पर संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। आगे इसी कड़ी में हम लोग ये देखेंगे कि किस कमेटी की अनुशंसा पे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया, दरअसल 1 अक्टूबर 1926 को, उसका नाम था ली कमीशन। यही ली कमीशन है 1924 का, 1924 का 1924 का यही ली कमीशन है जिसने लोक सेवा आयोग का गठन किया था। और लोक सेवा आयोग के जो पहले चेयरपर्सन थे वो एक ब्रिटिश एक्सपर्ट थे जिनका नाम था रोस बार्कर साहब। ये बातें 1926 की है। उसके बाद हम लोगों ने जो बात करनी है, जो कानून है, वो कानून है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसने ऑल इंडिया फेडरेशन को स्थापित करने का प्रयास किया और सत्ता का विभाजन करने की कोशिश किया संघ और राज्य के बीच में।
ये और बात है कि ब्रिटेन में संघीय व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। इसी कड़ी में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका दो अलग अलग स्तर पे विभाजन हुआ। ऊपर के लेवल पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आजकल लोग यूपीएससी कहते हैं, और आज के स्तर पे बनाया गया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है जो स्वतंत्र भारत में संघ लोक सेवा आयोग के नाम से है, और जो प्रांतीय जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसी का नाम विभिन्न राज्यों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग के नाम से चर्चित है। राज्य छोटा है, राज्य बड़ा है, वो प्रांतीय लोक सेवा आयोग है। एक ऐसा संघराज क्षेत्र है इस देश में, एक ऐसा संघराज क्षेत्र है इस देश में आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटोरीज, उसका नाम है जम्मू और कश्मीर, जहां लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। भले ही जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है वो काफी हाई प्रोफाइल यूनियन टेरिटोरी है, लेकिन अभी भी भले ही राज्य के तौर पे उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। 2019 का जो संसदीय कानून है, ये जानकारी आपसे अपेक्षित है कि 2019 का जो संसदीय कानून है, उस कानून के माध्यम से भारतीय संविधान में जो जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया था, अनुच्छेद 370 के माध्यम से उस दर्जा को छीन लिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वो जो कानून था, जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान था, वो दरअसल संक्रमणकालीन था। तो भारतीय संसद को इस बात का अधिकार था। इस अधिकार का उपयोग करते हुए देश के राष्ट्रपति ने इस प्रक्रिया का अनुपालन किया, आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया। जो हमारी वर्तमान सरकार है उन्होंने समाप्त कर दिया, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया। संविधान में जो भ्रम की स्थिति थी, जो संशय की स्थिति थी, उसको दूर किया। जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा मिला हुआ था, उस दर्जा को समाप्त कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटोरी अस्तित्व में आए। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसकी अपनी लोक सेवा आयोग मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अपना हाई कोर्ट भी है, जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय भी है, और जम्मू कश्मीर का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन भी है। और अभी आप लोगों को जानकारी अपेक्षित होगी, निश्चित तौर पे होगी, कि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। ये थी कुछ साधारण बातें, कुछ सामान्य बातें जो हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तौर पे आपको बताया। अब बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें, यह देख लें कि अधिकारी तंत्र को, जो प्रांतीय लोक सेवा के अधिकारी हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, तो क्या क्या व्हीकल मिलता है वो आप देख रहे हैं, आपके सामने में है। ये सुविधा है, सामान्य सुविधा है, आपके कर्तव्य के निष्पादन के लिए आवश्यक है। जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसका जो गठन किया गया वो 1 अप्रैल 1949 को किया गया। जो वैकेंसी आने वाली है, जो फॉर्म आप फिलअप करने वाले हैं, जो एलिजिबल बैचलर हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है देश के किसी भी विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, स्नातक की उपाधि है। ये नहीं पूछा जाता है कि आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो ये मालूम होना चाहिए कि जो बीपीएससी का जो गठन किया गया है 1 अप्रैल 1949 को, ये एक संवैधानिक निकाय है। इसके लिए भारतीय संविधान में प्रावधान है, आर्टिकल 315। जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका मुख्यालय रांची में, जो वर्तमान में झारखंड की राजधानी है, और कालांतर में जो इसकी राजधानी है, इसका जो मुख्यालय है 1 मार्च 1951 को ये चेंज हो गया। पटना में बेली रोड है, पटना में बेली रोड है, काफ़ी महत्वपूर्ण। उस बेली रोड में ये इसका मुख्यालय स्थित है। जो आर्टिकल 323 है, 315 के बाद ये दूसरा संवैधानिक प्रावधान है, आर्टिकल 323। ये कहा गया कि जो लोक सेवा आयोग होगा, प्रांतीय लोक सेवा आयोग होगा, संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो अपना रिपोर्ट, जितना पूरे साल काम किया है उसने अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देना है, और जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग है वो जो काम करेगा अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। और चूंकि राज्यपाल किसी भी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं तो उस रिपोर्ट को प्राप्त करते हैं, और फिर वो जो संबंधित राज्य विधानमंडल है उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसी कड़ी में बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना मैं समझता हूं कि आवश्यक है, उनका नाम है श्री राजनधारी सिन्हा साहब, जो थे, और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है, श्री परमार रवि मनु भाई, जो जिनका फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। इनका एक लंबा अनुभव है।
इन्होंने अपने कर्तव्य का निष्पादन किया और अंततोगत्वा जो हमारी सरकार है, बिहार सरकार ने इनको इस संवैधानिक निकाय का जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसका प्रमुख बनाया, जो एक संवैधानिक पद है। ये संक्षिप्त इतिहास जानना किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए आवश्यक है। अब बिहार लोक सेवा आयोग वैसे तो ढेर सारा काम करता है, लेकिन चूंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो सिविल सेवा है, वर्ग 2 के पदाधिकारी होते हैं। ये जो ऑफिसर होते हैं वो क्लास 1 के नहीं होते, वो स्पेशल क्लास 1 के नहीं होते। चूंकि पहले किसी वीडियो में मैंने निश्चित तौर पे कहा है कि जो स्पेशल क्लास 1 के ऑफिसर होते हैं वो ऑफिसर वही ऑफिसर होंगे जिनकी नियुक्ति सचिव के स्तर तक होगी, और स्पेशल क्लास 1 के जो ऑफिसर होते हैं वो दरअसल IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं। उसके अलावा केंद्र जो सरकार है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, जिस किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति करेगा वो क्लास 1 ऑफिसर है। IAS और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस के अलावा जो बिहार लोक सेवा आयोग है वो जिन ऑफिसर को अपॉइंट करता है वो क्लास 2 गेस्टेड है। गेस्टेड ऑफिसर का मतलब होता है जिसकी नियुक्ति की अधिसूचना गजट के माध्यम से प्रकाशित होती है। पहले गजेटेड ऑफिसर के पास बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी जिम्मेवारियां होती थी, अभी भी है, लेकिन अब बहुत कुछ कम कर दिया गया। जो लाल फीता शाही है उसको कम कर दिया गया है, लेकिन अभी भी है कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कि अटेस्टेशन जरूरी है सरकार के कामकाज के लिए। उसमें लिखा होता है कि आप गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाएं। ये सारे पद हैं बिहार प्रशासनिक सेवा, जिसके थ्रू आप SDM बनते हैं, बिहार पुलिस सेवा जिसके थ्रू आप DSP बनते हैं, SDPO बनते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, स्टेट टैक्स, GST का एक सेगमेंट भी है, उपचुनाव पदाधिकारी जिसकी ड्यूटी बनती है एक पंचायती राज नगर पालिका का चुनाव करेगा, बिहार प्रोबेशन सर्विस जिनकी नियुक्ति प्रायः जेल में होती है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर LEO जिनको हम लोग कहते हैं, बिहार राजस्व सेवा, आपने नाम सुना होगा CO, बिहार राजस्व सेवा, बिहार ग्रामीण विकास सेवा जिसका नाम है RDO, इसके अलावा जिला परिवहन पदाधिकारी ARTO, ये सारे अच्छे अच्छे पदाधिकारी हैं। बिहार शिक्षा सेवा, ये सारे अच्छे अच्छे पदाधिकारी हैं। क्लास 2 गेस्टेड ऑफिसर है जिनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा होगी। हमारे यहाँ 69वीं, 68वीं, 67वीं और अब जो होने वाला है वो 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग है। 70वीं का मतलब इससे पहले 69वीं लोक सेवा आयोग तक संपादन हो चुका है। 3 चरण की परीक्षा होती है, पहला PT, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। जो 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी आने वाली है, विज्ञापन आने वाला है, जिसको कि मैं अलग से डिस्कस करूंगा, उसमें पहला चरण प्रीलिम्स का होगा जिसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कुल प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी दिए जाएंगे, टोटल प्रश्न होंगे 150, 4 विकल्प होंगे और 4 विकल्प के साथ साथ निगेटिव मार्किंग भी होगा, नकारात्मक अंक का प्रावधान होगा। और जो नकारात्मक अंक होगा 1/3 याद रखिएगा, 1/3 का पैटर्न होगा। कितने घंटे में ऐसे प्रश्नों को हल करना है, तो टोटल जो घंटा होगा 2 घंटे का प्रश्न है। ये जो प्रीलिम्स होगा दरअसल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स में आप 150 में 140 नंबर ले आएंगे तो मुख्य परीक्षा में आपका नंबर जुटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक प्रकार का क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये मुख्य परीक्षा के लिए आपको सफल घोषित करेगा, इसके अलावा इसकी कोई भूमिका नहीं होती। एक बहुत बड़ा जो भीड़ है, लाखों का भीड़ है, उस भीड़ को हटाने की एक प्रक्रिया। कुछ साल पहले तक जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसमें बिहार के अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होती थी, लेकिन पोस्ट कोविड-19 में, कोरोना के बाद यह देखा गया कि सरकारी नौकरी के प्रति जो अभ्यर्थी हैं, जो समाज है, उसका आकर्षण बढ़ा है। और न केवल बिहार के प्रतिभाशाली मेधावी अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि शामिल होना उनका बर्थ राइट है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि जो दूसरे प्रांत हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है, लेकिन प्रायः तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इस स्टेट के लोग प्रायः नहीं होते। लेकिन जो हिंदी हार्टलैंड है उसके अभ्यर्थियों की निश्चित संख्या निश्चित तौर पे बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आप देख सकते हैं। और बिहार लोक सेवा आयोग में आपको जब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है तो आप देखेंगे वैसे अभ्यर्थी जो दिल्ली में रह करके संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं या किसी अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, वो लोग भी वहाँ से पटना या सासाराम या मोतिहारी या दरभंगा या मधुबनी, जो बिहार के डिफरेंट जिले में जो सेंटर होता है, वहाँ आकर के परीक्षा देते हैं पहले।
और आपके पैटर्न में फ़र्क है कि पहले लोग दिल्ली जाते थे, यूपीएससी की तैयारी करते थे। पहले बिहार लोक सेवा आयोग देने वालों की संख्या कम होती थी। पहले भले ही हमारी आर्थिक विकास की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन पहले लोगों के पास एक एस्पिरेशन होता था, एक आकांक्षा होती थी, एक सिद्धांत होता था। बट अब लोग व्यवहारिक हो गए। अब लोगों ने क्या किया कि संघ लोक सेवा आयोग तो देते ही हैं, लेकिन साथ में बिहार लोक सेवा आयोग का जो ऑप्शन है वो भी खोल के रखते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी में आपने देखा होगा कि दरअसल केवल बिहार का नहीं रहा, ये अब दरअसल भारत का हो गया। एटलीस्ट कम से कम हिंदी हार्टलैंड के जो एस्पिरेंट्स है वो तो आते ही हैं। हमने कह दिया कि प्रीलिम्स का जो स्टेटस है, प्रीलिम्स का जो स्टेटस होगा, जो प्रोफाइल होगा, दरअसल वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, स्क्रीनिंग करेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट। उसमें जो कैंडिडेट होंगे 10 गुना 12 गुना जो भी कैंडिडेट होंगे वैकेंसी के अकॉर्डिंगली, याद रखिएगा टोटल नंबर नहीं, जो आपकी संसूचित रिक्ति होगी उसके 10 गुना 12 गुना जो कैंडिडेट होंगे उनको मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए दूसरे चरण की परीक्षा होती है, वो मेंस के लिए उनको क्वालिफाई घोषित किया जाएगा, जो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें आपके भाषा को, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को चेक किया जाएगा कि आपके जो दृष्टिकोण है, आपके पास जो जानकारी है वो कितना समग्र है, कितना टोटल है, टूटा हुआ नहीं, न टूटी हुई भाषा न टूटा हुआ नॉलेज। जो भाषा होगी हॉलिस्टिक होगी, हम लोग कहते हैं एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण का, दरअसल वो एक जांच परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, जिसके लिए आपको एक अनुभवी गाइड की जरूरत है, जिसके लिए एक अच्छा मेंटरशिप चाहिए, आपको वैज्ञानिक अध्ययन सामग्री चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के तुलना में मुख्य परीक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स थोड़ा टेक्निकल नेचर का होता है। पिछले कुछ वर्षों से चूंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन कुछ टेक्निकल किस्म के पूछे जाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। पहले फर्स्ट लाइन फैक्ट पूछा जाता था, लेकिन अब उसका स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ गया है। बिहार लोक सेवा आयोग का प्रीलिम्स और यूपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा, क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि पहले बिहार लोक सेवा आयोग में 5 ऑप्शन का एक पैटर्न विकसित किया गया था, अब उसको 4 कर दिया गया है। पहले बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, अब नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 है। तो अगर नेचर देखेंगे यूपीएससी और बीपीएससी का, और नेचर में मोर और लेस सिमिलरिटी, अंतर केवल एक है। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो 2 अलग अलग पेपर में, पेपर 1 पेपर 2, जो पेपर 1 है जो सामान्य अध्ययन के प्रति डेडिकेटेड है, और एक पेपर होता है सी सेट का। हमारे यहाँ सी सेट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सी सेट का जो मैथ्स और रीजनिंग है 5-5 प्रश्न होता है प्रीलिम्स में, जो मैं बताऊंगा। देखिए हर कोटि के लिए प्रीलिम्स में जो लोग क्वालिफाई करेंगे, हर कोटि के लिए अलग अलग कट ऑफ होता है। उसमें ईडब्ल्यूएस का अलग होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो बीसी है, सबका अलग अलग कट ऑफ है, महिलाओं का कट ऑफ अलग है। ये सारा कट ऑफ के आधार पे जो कैंडिडेट होंगे उनको मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। अब मुख्य परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें क्या पूछा जाता है, कुल प्रश्नों की संख्या हमने बताया 150। अब इसका ब्रेकअप कैसे कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या होती है 30। 10 क्वेश्चन होंगे आपके फिजिक्स के, 10 प्रश्न होंगे आपके केमिस्ट्री के, और 10 प्रश्न आपके होंगे बायोलॉजी के। इसी में साइंस टेक भी हो सकता है। प्रश्न का जो आधार है, प्रश्न का जो नेचर है, प्रश्न की जो प्रकृति है, दरअसल वो एनसीईआरटी आधारित है। लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ जो एक कोई भी बढ़िया न्यूज़पेपर होगा, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, सपोज फॉर एग्जांपल द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, उसके अलावा अन्य सोर्स भी हो सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, न्यूज ऑन एआईआर। एक गंभीर अभ्यर्थी से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि अच्छे प्रमाणिक जो सामग्री है उन तक अपनी पहुंच को बनाएं। तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं जो गंभीर अभ्यर्थी हैं आमतौर पर, इसमें उनको दिक्कत कम होती है। इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मेमोराइज करने की कोशिश ना करें। दूसरा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं होती है, जो करंट अफेयर्स है, जो हमारी कोशिश होगी, जो हम चाहेंगे कि 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग के लिए जो करंट अफेयर्स है, जो बिहार स्पेशल है, उसके लिए नियमित एक जो सेशन होता है वो मैं आप तक उपलब्ध कराऊं। जो सेशन होगा न केवल बिहार लोक सेवा आयोग के कैंडिडेट के लिए, बल्कि बिहार स्तरीय कोई भी परीक्षा है उसके लिए निश्चित तौर पे आपको उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसमें जो करंट अफेयर्स होगा न केवल अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पे, बल्कि राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के साथ साथ बिहार का जो करंट अफेयर्स है वो भी शामिल होगा। इस मामले में जो करंट अफेयर्स है यूपीएससी की तुलना में ज़्यादा एक्सपेंडेड होता है, ज़्यादा वाइडर होता है। ये जो करंट अफेयर्स है और ये जो जीके है, इसको मिला करके 40 से 45-50 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। वो वैरी करता है।
भारत का इतिहास है। भारत के इतिहास में आपका बिहार का इतिहास भी कहीं ना कहीं शामिल होगा, जिसको बिहार स्पेशल के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन बिहार के इतिहास में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दरअसल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और के साथ साथ मॉडर्न बिहार। इसका मतलब नहीं है कि प्राचीन बिहार के प्रश्न नहीं होते हैं, मध्यकालीन बिहार के प्रश्न नहीं होते, वो भी होते हैं। लेकिन कुल प्रश्नों की संख्या जिस तरह से विज्ञान में 30 है, उस तरीके से भारत के इतिहास में प्रश्नों की संख्या 30 होगी। 10 प्रश्न होंगे प्राचीन भारत का इतिहास, 10 प्रश्न होंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, और जो शेष 10 प्रश्न हैं वो आधुनिक भारत का इतिहास। उसी में बिहार स्पेशल के प्रश्न भी आएंगे, उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपके भूगोल होंगे। भूगोल में भी 3 प्रकार का भूगोल है, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल। इसमें पिछले कुछ वर्षों से जो भारत का भूगोल है, जो बिहार का भूगोल है, उससे प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी होती है। कितने प्रश्न होते हैं तो इसमें प्रश्न जो है वो वैरी करता है। आमतौर पे 20 से लेकर के 20 से 22 प्रश्न आपके हो सकते हैं भूगोल से। भारत के इतिहास को अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी को अपना बेस बनाएंगे। उसके अलावा जो प्रमाणिक अध्ययन सामग्री है उसका अध्ययन करें, या किसी भी ऐसे कोचिंग संस्थान का आप अध्ययन सामग्री ले सकते हैं जो इस फील्ड के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। हमारी संस्था इस मामले में अपनी भूमिका 2 दशकों से अधिक निर्वाह कर रही है। इसके अलावा भूगोल है, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि एनसीईआरटी को अपना बेस बनाए, लेकिन बिहार के एनसीईआरटी को लेकर के आपके पास कोई जानकारी नहीं मिलेगी। बिहार के एससीईआरटी में भी इस बात की जानकारी नहीं मिलेगी। उसके लिए प्रमाणिक सामग्री मौजूद है, उस सामग्री का अध्ययन करें, मनन करें, उसके आधार पे जो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको हल करें। 20 से 22 प्रश्न हो सकते हैं भूगोल के, इसको सतर्कतापूर्वक पढ़ेंगे। इसके अलावा भारत की राजव्यवस्था है जिसको इंडियन पॉलिटी कहते हैं, जिसमें भारत का संविधान भी शामिल है। उसमें बिहार के संदर्भ से भी 1-2 क्वेश्चन होते हैं, ये आपको परेशान नहीं करेगा। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या इंडियन पॉलिटी में कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 10 हो सकती है, लेकिन इंडियन पॉलिटी को फिर भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब मुख्य परीक्षा आप देंगे तो जीएस पेपर 2 में 38 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, 38 गुने 3 इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे। ये गेम चेंजर का काम करता है। इससे भारत की राज्यव्यवस्था केवल प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ना पढ़ेंगे, कुछ ऐसा सेक्शन है, कुछ ऐसा पार्ट है जो प्रीलिम्स का मेन के दृष्टिकोण से आप पढ़ेंगे। वैसे अभ्यर्थी जो लगातार मुझसे मेंटरशिप या कोचिंग ले रहे हैं, उनको निश्चित तौर पे मैं सारी जानकारी अवगत कराऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग तक उपलब्ध करवाया है। ऊपर में भी हमने अपना मोबाइल नंबर आपको दिया है कि कोई भी दिक्कत हो तो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, कोई भी जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं। ये भारत की राज्यव्यवस्था के बारे में बता दिया। इसके बाद इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, कुल प्रश्नों की संख्या वैसे 10 है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, परेशान नहीं करेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से फैक्चुअल होंगे, डेटा के आधार पर होगा। विश्व अर्थव्यवस्था के प्रश्न कम होंगे, भारत की अर्थव्यवस्था के प्रश्न होंगे और बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रश्न होंगे, जिसमें बिहार का बजट और बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उससे प्रश्न होते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 10 है, ये आपको परेशान नहीं करेगा। फिर भी इकोनॉमिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको निश्चित तौर पे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जीएस पेपर 2 है हमारा मेंस का, उसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों को मिला करके एक पर्टिकुलर सेक्शन बनता है। और प्रायः यह देखा गया है कि जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनकी इतिहास की जानकारी ठीक होती है, जो राज्य व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बना लेते हैं, ज्योग्राफी पे पकड़ बना लेते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि उनकी समझ थोड़ी सी कमजोर होती है, उनकी सीमाएं होती है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वोलाटाइल नेचर का होता है, ये बहुत अप टू डेट होने की आवश्यकता है, और साथ में आपको जो कंसेप्चुअली अवधारणा की जो समझ है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स आपको ढंग से पढ़ना है। एनसीईआरटी को अपना बेस बुक बनाएंगे 9th और 10th, पर्टिकुलरली 12th पढ़ने की जरूरत नहीं है, 9th 10th बहुत अधिक हो सके 11th का पढ़ लेंगे एनसीईआरटी। बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट पे काम करें, और बिहार की अर्थव्यवस्था को अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बिहार स्पेशल में है वही पढ़ना है आपको। केवल परीक्षा में अपीयर होने से पहले जो बिहार सरकार का जो अद्यतन बजट होगा, जो बिहार सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे होगा, उस दोनों को जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि डाटा वहां से होता है। इसके अलावा अंत में 10 प्रश्न आपके होंगे जिसको कहते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी। यही यूपीएससी का सी सेट होता है। यूपीएससी के सी सेट में 3 पोर्शन होता है, एक है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, दूसरा होता है मैथ्स और तीसरा रीजनिंग। जो जनरल मेंटल एबिलिटी है उसमें कुल प्रश्नों की संख्या मात्र 10 है। 5 प्रश्न होंगे रीजनिंग के, 5 प्रश्न होंगे गणित के। जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं बहुत ही आसान, बहुत ही सरल,
2-3 घंटे की क्लास में आपकी रीजनिंग ठीक हो जाएगी। जो स्पेशल क्लास में ऑर्गेनाइज करूंगा 17वीं बीपीएससी विज्ञापन के आने के बाद, जो रीजनिंग की स्पेशल क्लास में दूंगा, जो हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे, जो हमारी टीम के जो जानकार सदस्य होंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको रीजनिंग में। और इसी प्रकार की रणनीति गणित के अंतर्गत भी है। भले ही 5 प्रश्न में 5 सही नहीं हो, लेकिन 3 से 4 प्रश्न आपका सही हो सकता है। अगर आपने अवधारणा बना लिया, प्रैक्टिस बना लिया, तो 5 बट अपेक्षा नहीं है कि 5 प्रश्न आप बनाएं, क्योंकि व्यवहारिक नहीं होता है कि मैथ्स में 5 आपका सही हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। बेहतर ये होगा कि अगर 3 क्वेश्चन भी बन जाए, 3 तो बन जाना चाहिए, 2 तो ऐसे ही बन जाएगा, नहीं भी पढ़ेंगे तो 2 बन जाएगा। 3 प्रश्न अगर बन जाए और 4 बन जाए तो अच्छी बात है, खुद को संतुष्ट रखने के लिए। क्योंकि मैथ्स को वैसे भी पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि जीएस पेपर 1 में जो मेंस एग्जामिनेशन का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो सामान्य अध्ययन का जो पहला पत्र है, उसमें 72 नंबर का डीआई होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसलिए मैं आप लोग से अपेक्षा करूंगा कि मैथ्स को सही ढंग से पढ़ें। केवल यह सोच के ना पढ़ें कि केवल 5 प्रश्नों का जवाब देना। जीएस पेपर 1 भी है जिसमें 72 नंबरों का डीआई होगा, 72 मार्क्स। ये आपके प्रीलिम्स का एक छोटा सा हमने परिचय आपको दिया है, जो आपका एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको प्राप्त हुआ। इसके बाद मुख्य परीक्षा है, इसके कुछ अनिवार्य विषय हैं, और जो अनिवार्य विषय है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सामान्य हिंदी है, सभी कैंडिडेट को इसमें अपियर होना पड़ेगा। 100 अंकों का पूर्णांक दिया गया है। 3 घंटे का आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ऑब्जेक्टिव एक पेपर होगा जिसको कहते हैं वैकल्पिक विषय, और वैकल्पिक विषय में जो स्कोर आप प्राप्त करते हैं बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये आपके ओवरऑल जो मेंस के लिए जो कट ऑफ निर्धारित होता है उसमें इसको शामिल नहीं किया जाता है। सामान्य हिंदी और वैकल्पिक विषय ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। जो मार्क्स आपका जुटेगा वो 300 नंबर का जीएस पेपर 1, 300 नंबर का जीएस पेपर 2, और एक बहुत नया प्रयोग है, नूतन प्रयोग है, अभिनव प्रयोग है बिहार लोक सेवा आयोग का, वो है निबंध। यही जीएस पेपर 2 है जो यूपीएससी में 4 पेपर जीएस होता है। ये जो निबंध है अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर। और बिहार और उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी होते हैं, जहां तक मैं समझता हूं, लेखनी के मामले में कहीं ना कहीं पहले तो विशेषज्ञ होते थे, पहले अच्छा लिखते थे। वर्तमान में मैं देखता हूं कि लेखनी के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुकता और तत्परता वो नहीं रहा, प्रायः लापरवाही की स्थिति हुई है। क्योंकि भाषा के स्तर पे जो कमी आई है उसके पीछे कारण है साहित्य का ना पढ़ना, निबंध का ना पढ़ना, कहानी का ना पढ़ना, कविताओं का ना पढ़ना, कविताओं का रसास्वादन ना करना। रीडिंग हैबिट कम है तो निबंध में दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, मैं आपको निश्चित तौर पे सलाह दूंगा कि पुस्तकों का अध्ययन करें। मोटी मोटी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, सरकार की भाषा को समझने का प्रयास करें। उसके अलावा प्रेमचंद की किताब है, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल है, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 है। ये सब निबंध के संबंध में कुछ ऐसे संदर्भ है, कुछ ऐसी रचनात्मक विषय वस्तु है जिसको कि इंटरेस्ट के तौर पे आप पढ़ने का प्रयास करें। हालांकि निबंध कैसे लिखे, निबंध कैसे ठीक किया जाए, ये एक सेपरेट वीडियो में मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा विज्ञापन आने के बाद। तो ये आपको मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो अनिवार्य विषय है वो प्रस्तुत किया गया। सामान्य हिंदी के बारे में बता दिया गया, 100 नंबर का है, 30 क्वालिफाइंग मार्क्स है, पास करना आवश्यक है, नहीं करेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। जो वैकल्पिक विषय होगा, ऑप्शनल पेपर होगा, वो भी कट ऑफ लाना है आपको बस। जो आपका रैंकिंग बनेगा उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो रैंकिंग है, जो मुख्य परीक्षा में आपको क्वालिफाई करेगा, जो आपको क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर की नौकरी दिलवाएगा, जो आपको एसडीएम बनाएगा, डीएसपी बनाएगा, बिहार शिक्षा सेवा का पदाधिकारी बनाएगा, वो जीएस पेपर 1 बनाएगा, जीएस पेपर 2 बनाएगा और निबंध बनाएगा। और निबंध पे काम करना आज से ही शुरू कर दें। निबंध पढ़िए, गद्य साहित्य पढ़ें, पद्य साहित्य पढ़ें, आलोचना पढ़ें, जो मिलता है उसको पढ़िए। पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर की संपादकीय पढ़िए, चाहे कोई भी पेपर हो, हिंदी पेपर कोई भी हो, द हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर हो, प्रभात खबर हो, दैनिक जागरण हो, कोई भी पेपर पढ़िए। पेपर पढ़ने की आदत डालिए, कम से कम 2 घंटा। ना भी समझे तो भी पढ़े। पेपर पढ़ने से आपका करंट अफेयर्स भी ठीक होगा, जीएस पेपर 1 पे, पेपर 2 पे भी इसका इंपैक्ट होगा, और निबंध भी आपका बढ़िया होगा। क्योंकि निबंध के बारे में कहा जाता है कि साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा मुखरित होता है।
निबंध आप लोगों के लिए गेम चेंजर है, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है। जो लोग संघ लोक सेवा आयोग देना चाहते हैं उनके लिए भी गेम चेंजर है। सामान्य अध्ययन जो पेपर 1 है, जो 300 नंबर का होगा, इसमें हमने अभी भी कहा है कि डीआई के पोर्शन होंगे 72 नंबर के, और इसके बाद हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न होंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ भारतीय संस्कृति भी होगा। लेकिन प्रायः भारतीय संस्कृति में बिहार की संस्कृति से प्रश्न होते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना होंगी, इसी के लिए मैंने आपको कहा है कि न्यूज़पेपर पढ़े। जितना अधिक से अधिक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कम से कम 2 घंटा, अधिक से अधिक की कोई सीमा नहीं है। किसी विषय को ना पढ़ना है, पेपर जरूर पढ़े, न्यूज़ जरूर सुने, न्यूज़ जरूर देखें। ये आदत बना ले, रूटीन बना ले। अगर आप संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा की परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो, क्योंकि इंटरव्यू के लिए भी जब साक्षात्कार के स्तर पे जाएंगे तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो आई कांटेक्ट है, उसको एस्टिमेट किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है कि आप अपने सराउंडिंग को कहाँ तक समझ रहे हैं। और सराउंडिंग को समझने के लिए किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा दिया गया मटेरियल बहुत ज़्यादा लाभप्रद नहीं होता। स्वयं के स्तर से समाचार पत्र को पढ़ने की एक रूटीन बनाएं, आदत बनाएं। जीएस पेपर 2 है, मैंने अभी भी कहा है कि जीएस पेपर 2 का एक इंपॉर्टेंट सीमेंट है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, दूसरा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। दोनों के प्रश्न आपको एक ही सेक्शन के होंगे, और अंत में एक छोटा सा सेक्शन होगा जिसको साइंस टेक कहते हैं, विज्ञान तकनीकी। प्रायः जो पेपर 1 है उसमें आपको अच्छे प्राप्तांक मिलेंगे। शर्त वही है कि 72 नंबर का जो स्टैट है वो आपका ठीक होना चाहिए। जो पेपर 2 है वहां दिक्कत किस बात को लेकर होती है? भारतीय राज्य व्यवस्था थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, वहां दिक्कत होती है। और इकोनॉमिक्स के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का नहीं होता है। साइंस के प्रति लोगों ने मेमोराइज करना शुरू कर दिया, उसको रटना शुरू कर दिया। तो पेपर 2 पे प्रायः जो एवरेज स्टूडेंट है उनको नंबर कम आता है। उसमें आप कैसे पेपर 2 को ठीक करें, इसकी चर्चा हम किसी अलग वीडियो में करेंगे कि साइंस टेक में मैक्सिमम नंबर कैसे गैदर करें, उसके लिए क्या सोर्स होना चाहिए विज्ञापन के आने के बाद। और अंत में व्यक्तित्व परीक्षण की बात है। व्यक्तित्व परीक्षण यानी जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसका नाम है इंटरव्यू, 120 नंबर का होगा। जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें जीएस पेपर 1 300 नंबर, जीएस पेपर 2 300 नंबर, और 300 नंबर का आपका निबंध होगा, टोटल 900 नंबर, और प्लस 120 नंबर के आपके पर्सनैलिटी टेस्ट हैं जिसको इंटरव्यू कहते हैं। 100 ये जो 1020 नंबर है, उसी 1020 के आधार पे आपका टोटल का टोटल स्कोर कार्ड बनेगा, और उसमें जो कट ऑफ है जो आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और तब आपका जो ऑप्शन दिया है आपने अपने पद का, उसके आधार पे आपका जो पद है उसका आवंटन किया जाएगा। ये हमारी जो बिहार लोक सेवा आयोग है और जो भारत में सिविल सेवा का इतिहास है, उसके बारे में एक छोटी सी कक्षा हमने आप तक प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया है, आप कॉल कर सकते हैं। और विज्ञापन में के आने के बाद विज्ञापन की जो एनालिसिस होगी, विश्लेषण होगा, मैं आप तक प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस इवनिंग, टेक केयर एंड गुड नाइट।